नमस्कार बच्चों, मैं बी गुन्नैया। आज मैं आपका एक ज्योग्राफी का एक लेसन लेने जा रहा हूँ जो सेकंड चैप्टर होगा, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो बच्चों आप जानते हैं तो हमारा जो पाठ्य पुस्तक है 12th का वो है मानव भूगोल, द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत जो पहला लेसन है वो ऑलरेडी आपको पढ़ चुके हैं, इससे पहले के क्लास में वो ले चुके हैं। तो आज हम दूसरा लेसन है ये जो आप शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। जरा हम तीनों की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। वाई द डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, इस विषय में पहले हम जानकारी लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है लोग किस प्रकार से इस विश्व में फैले हुए हैं, किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर हम इसका सही जानकारी हमको पता चलेगा तो वी कैन सर्व द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और उनको जो आवश्यकताएं हैं उनको हम सही तरह से जो है पहुंचा सकते हैं, ये एक होगा। दूसरा देखते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब लोग रहना शुरू कर देते हैं एक जगह पर लोग, तो इस तरह से जो है धीरे धीरे ये इनकी आवश्यकताएं बढ़ता है। जब आवश्यकताएं बढ़ता है तो और ये इनका घेरा जो है बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और बड़ा होते जाएंगे तो इनका जो घनत्व है और वो बढ़ते रहेगा। जब इनका घनत्व बढ़ जाएगा, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट्स है वो भी बढ़ेगा। तो रिक्वायरमेंट जब बढ़ेगा तो दे कैन, दैट इज पॉल्यूशन। तो वी कैन कंट्रोल, इफ वी नो द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन वी कैन कंट्रोल द पॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन इज द ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे हम लोग, तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो संभव है, क्योंकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब व्हेन द पॉपुलेशन इज कोई जगह पर रहते हैं तो दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज एंड द डेवलप्ड। जब वो आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब करते हैं वो धीरे धीरे विकास करते हैं, और जब विकास होता है तो पॉपुलेशन भी ग्रोथ बढ़ता जाता है। इस तरह से हम तीनों की बात करेंगे हम लोग आज इस लेसन में। तो ये था पहले का लेसन का जो टॉपिक है वो इसका इंट्रोडक्शन था। ओके, तो वी कैन, मैं पैटर्न की बात करता हूँ। पैटर्न, इसमें मोस्टली 10 कंट्रीज, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे इसको, जो मोस्ट जो पॉपुलस जो कंट्रीज है उसमें खास करके हम 3 कंट्रीज की बात करेंगे हम लोग मैक्सिमम मोस्टली, जिसमें चाइना, इंडिया एंड USA. तो these 3 countries are mostly 40% of the total population of the world. उनको जो है गैदर किए हुए हैं, चाइना, इंडिया, USA। अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एशिया का जो पूरा जो भाग है, एशिया का जो पूरा पार्ट है, जैसे साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया है। साउथ एशिया मीन्स इंडिया, श्रीलंका, दीज आर क्वीन, एंड साउथ ईस्ट एशिया मीन्स चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, these all states will come in the Southeast Asia. That are also most popular continents. And the next one is the USA, the Northern America, USA and Canada.
जहाँ पर ये दोनों मिलता है, कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है, इस एरिया में जो है मोस्टली पॉपुलेशन जो वो ज़्यादा है, बिकॉज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो इस एरिया में क्या हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट उसी एरिया में हुआ, क्योंकि यूएसए का वो जो एरिया है, जो मेन जो 3 झील है, 3 लेक्स, वो 3 लेक्स की वजह से वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, सारा कुछ का व्यवस्था है, इसलिए लोग जो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर गए, और इसलिए वहाँ पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, और उसका डेंसिटी भी जो है वो पॉपुलेशन का वो ज़्यादा है। और इस तरह से देखेंगे हम लोग। इसके अलावा यूरोप का एक क्षेत्र है, यूरोप में भी हम लोग बात करेंगे। यूरोप का जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है, जैसे हम लोग देखते हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड मोस्टली जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो है वो वेल पॉपुलेटेड है, पूरा पॉपुलेशन है, ज़्यादा है वहाँ पर। और हम पैटर्न की बात करेंगे हम लोग, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखते हैं हम लोग, जहाँ पर जो बर्फ़ से ढका रहता है, जो कोल्ड रीजन है, एंड द साउथ एंड एज वेल एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर जो है बिल्कुल स्पार्स पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है, बिल्कुल ना के बराबर है लगभग। और हम अगर देखते हैं हम लोग, जैसे अभी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में देखते हैं हम लोग, वहाँ के जो कंट्रीज़ है, कुछ कंट्रीज़ है बिल्कुल अनुकूल है सभी काम के लिए, तो इसीलिए भी लोग जो है वहाँ पर अधिकतर जाते हैं। वो भी एक जो पैटर्न में जो आता है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। इसमें जो मैप की सहायता से हम लोग थोड़ा देखते हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो खास करके जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन दिखाई देता है। जैसे हम लोग साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड द अमेरिका एंड द यूरोप, दिस इज द पार्ट। तो यहाँ पर जो लोग जो वो पहले हुए ज़्यादा है, ज़्यादा जमावड़ा है। बस करो, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे थोड़ा मैं समझा देता हूँ। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे जो है हम लोग को प्रति एरिया में, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में, यानी कि निश्चित क्षेत्र का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये होके देखते हैं हम लोग, वर्ग है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, और यहाँ पर जो पीपल, लोग, 1 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं उनको हम जो है वो वहाँ का घनत्व मानते हैं, पॉपुलेशन घनत्व मानते हैं। यानी कि these are the people, the density of the particular area, that means इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर किलोमीटर्स में। स्क्वायर किलोमीटर में जो इसको हम लोग इंकित करते हैं स्क्वायर किलोमीटर्स में। और इसको निकालने के तो एक फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन टोटल एरिया, यानी कि किसी भी क्षेत्र का हम लोग, अगर वहाँ के लोग कितने लोग हैं मालूम हो, और वो एरिया जो है कितना क्षेत्र में फैला हुआ है ये अगर मालूम हो, तो ये दोनों के जो अंतराल है इसी को हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में। अगर हम फिर एक बार हम चलते हैं, हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हम लोग वर्ल्ड में देखेंगे हम लोग, मैं पहले बताया था कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूएसए, चीन का जो ऊपरी भाग है, जो भारत और चीन तो जुड़ा हुआ है। अगर इस विषय में देखेंगे हम लोग पूरा का पूरा एशिया में तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो वो एशिया में है। तो एशिया के जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में खास करके 6 जो कंट्रीज़ है वो एशिया से ही हमको देखने को मिलता है। तो बाकी जो अदर है वो सिर्फ यूएसए और यहाँ पर अफ्रीका में एक कंट्री है। इसके अलावा और कहीं पर जो पॉपुलेशन जो वो ज़्यादा दिखाई हमको नहीं देता है। एक ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में है, इसके अलावा और कोई जो कहीं पर नहीं दिखाई देता है। इस तरह देखेंगे हम लोग, जो रूस है, रूस भी एक मोस्ट पॉपुलेटेड है, लेकिन रूस एशिया साथ साथ यूरोप, ये दोनों से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए वो यूरोप में भी हम, एशिया में भी हम उसको गिन सकते हैं। तो इस तरह डेंसिटी जो पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ पर है, खास करके भारत, चीन
और इस क्षेत्रों में बिल्कुल ज़्यादा है, ज़्यादा घनत्व के लोग जो रहते हैं। अगर इंडिया का अगर उदाहरण ले लेंगे हम लोग, तो उत्तर भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई देता है। इसके अलावा इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम कंटिनेंट के हिसाब से देखेंगे हम लोग कि किस कंटिनेंट में कितना जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, परसेंटेज को अगर देखेंगे हम लोग, तो इसमें एशिया जो है वो है 59.2। एशिया में कम से कम लगभग 60% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहता है? एशिया में रहता है। एशिया 60% जो पॉपुलेशन है एशिया। इसके अलावा अफ्रीका की बात करते हैं हम लोग। अफ्रीका में सिर्फ लगभग हम लोग बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली 20% इन अफ्रीका, अप्रोक्सीमेटली। और दूसरा जो है वो साउथ अमेरिका है 10%। 10% जो है वो साउथ अमेरिका। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पर जो है 5%, तो अप्रोक्सीमेटली तो ओनली जस्ट हम लोग जानना है कि ये कहाँ पर पॉपुलेशन जो वो ज़्यादा है। मैं उसको डेंसिटी को दिखाने के लिए मैं अप्रोक्सीमेटली कुछ पॉपुलेशन बताया। तो यानी कि एशिया अगर कंटिनेंट के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो एशिया में जो है मोस्ट पॉपुलेशन एशिया में है और बाकी कंटिनेंट के मुकाबले में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अगर हम वर्ल्ड पैनोरामा में जो देखेंगे इस तरह का पॉपुलेशन को अगर देखेंगे हम लोग, तो खास करके अगर चीन, इंडिया एंड यूएसए, अगर हम ये तीनों को अगर मिला देंगे हम लोग, देयर 40% जो पॉपुलेशन है वो यहीं पर है। चीन, चाइना, इंडिया एंड यूएसए। अगर हम यूएसए को हटा दें तो चाइना और इंडिया ये दोनों मिलकर 40% हो जाता है। लगभग 40% जो पॉपुलेशन को जो वो इंगित करता है। उम्मीद है बच्चों समझ गए होंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसका जो फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। In geographical factors, we can divide into three parts. The first one is availability of water. Second one, land. Third one, क्लाइमेट। तो बच्चों फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ पर भी पानी अवेलेबल है, इसका मतलब नदियाँ हैं, तो वहीं पर लोग जो है वो जमावड़ा वहीं पर रहते हैं। और इसका बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक आधार है। तो जहाँ आधार है तो वहीं पर लोग जाएंगे। तो यानी कि अगर हम पुराने जितने भी नदी तंत्र हैं, तो नदी तंत्र के आसपास ही जो है लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है। अगर हम सभ्यता की बात करें तो प्राचीन सभ्यताओं की बहुत सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों के किनारे ही बसा हुआ है। ये हो गया। दूसरा जो फैक्टर है लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स में चलते हैं हम लोग। लैंड फॉर्म्स मतलब भूमि, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समतल भूमि को पसंद करते हैं, जो प्लेन एरिया है। और इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं भारत का, उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग में लोग जो ज़्यादा जमावड़ा है, क्योंकि वहाँ का जो भूमि है वो बहुत अच्छा है। एलुवियल सोल जो पौष्टिक है, जिससे कि वहाँ पर कोई भी अनाज उगने के लिए बहुत आसान है। इसके अलावा वहाँ पर नदियाँ भी मौजूद है, तो इसीलिए वहाँ पर लोगों का जमावड़ा ज़्यादा है। और तीसरा देखते हैं हम लोग क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब जलवायु। तो जलवायु जो है वो बहुत ही प्रभावित करता है किसी भी क्षेत्र में लोगों के रहने के लिए। और जहाँ पर अच्छी जलवायु है तो वहाँ पर लोगों को आकर्षित करता है। तो अभी हम बात करेंगे, इसका भी एक उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। भूमध्य जो सागर है,
यानी कि मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी जो है वो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो लोगों के रहने के लिए बहुत ही अच्छा सुविधाजनक है। यानी कि ये टेम्परेट जोन में आते हैं और टेम्परेट जोन में लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और लोग पसंद करते हैं वहीं पर जाकर ज़्यादा रहते हैं। इसको हम टेम्परेट जोन में बात करते हैं, टेम्परेट जोन। तो इस तरह से अधिक क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पर सूटेबल है तो वहीं पर जो है वो लोग जमावड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह में हम लोग देखेंगे तो भारत में देखेंगे, भारत में एक मानसून आता है, तो मानसून की वजह से जो है वहाँ पर पानी का कोई कमी नहीं रहता है, तो इसीलिए लोगों को जमावड़ा उत्तर भारत में देखने को मिलता है। और इस तरह से जो अगला फैक्टर है हमारा वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है आर्थिक क्रियान्वयन या आर्थिक गतिविधियाँ जिससे जो है लोग जुड़ा रहता है। तो आर्थिक गतिविधियाँ कहाँ होता है, जहाँ पर लोग हैं तो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ होना स्वाभाविक है। जैसे अभी देखते हैं तो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पर, जैसे मिनरल्स जो है वो जहाँ पर मिनरल्स रहेगा तो वहाँ पर जो है लोग जाएंगे, क्योंकि जब जहाँ पर लोगों का अधिक रहना होता है तो वहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं जब करते हैं, अपने घरों का निर्माण करना या फिर फैक्ट्री का निर्माण करना, तो वहाँ पर मिनरल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से मिनरल्स जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, वहाँ पर लोगों को जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं, कोई ना कोई रूप से उसका जाना रहता ही है। तो ये भी एक प्रभावित करता है। इसी इकोनॉमिक्स फैक्टर के अंतर्गत वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है, जब लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनका जो आकार है वो बढ़ता जाता है, उनकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ते जाता है। इसकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के कारण धीरे धीरे वो एक प्रमुख केंद्र बन जाता है और वो केंद्र धीरे धीरे नगर का रूप धारण कर लेता है। तो जब नगर बन जाता है तो नगर जो है लोगों को आकर्षित करता है और लोग जो है वो उससे आकर्षित होकर इस ओर जाना पसंद करते हैं, और ये एक कारण है, आर्थिक फैक्टर है ये। इसके अलावा एक और चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, वो है उद्योग या इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग। तो उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग जहाँ पर भी लोग रहते हैं, जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल है, जहाँ पर अर्बन क्षेत्र बन जाता है, तो वहाँ पर छोटा सा एक या ज़रूरत के हिसाब से जो एक उद्योग स्थापित करते हैं। जहाँ पर उद्योग स्थापित हो गया तो उद्योगों में काम करने वाले लोगों का ज़रूरत पड़ता है। तो जब यहाँ पर उद्योग स्थापित होता है तो लोग ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू कर देते हैं। मतलब ये आकर्षित केंद्र रहता है जहाँ जहाँ उद्योग है, चारों तरफ लोग बसते हैं, और ये धीरे धीरे यही उद्योग एक अर्बन का मतलब एक उद्योग जो एक नगर का भी कारण बन जाता है, या उद्योगों के चारों ओर एक नगर बन गया है। कई सारे उदाहरण देखने को मिलता है यहाँ पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या होता है, जब लोगों की आवश्यकता बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, वो उनकी आवश्यकता के अनुसार वहाँ की सरकार क्या करता है, कोई ना कोई एक इंडस्ट्री का निर्माण करने की कोशिश करता है। जब एक इंडस्ट्री यहाँ पर मान लीजिए फॉर्म होता है, उद्योग फॉर्म होता है, तो धीरे धीरे इसके आसपास के जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ प्रवेश करना या प्रवास करना शुरू कर देते हैं, या गांव से लोग पलायन करते हैं, यानी कि गांव से लोग जो है पलायन करते हैं, और इस तरह से ये एक बड़ा सा उद्योग बन जाता है। और धीरे धीरे इस तरह से ये उद्योग लोगों का आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और यही उद्योग में बनने वाला सामान जब एक मार्केट में पहुंचता है तो ये मार्केट धीरे धीरे ये केंद्र या सामान इनका जो उत्पादन है बढ़ते रहेगा, और ये मार्केट बढ़ते रहेगा। यहाँ पर इसमें काम करने लोगों की संख्या बढ़ जाता है, तो लोग अपना घर बनाते हैं यहाँ पर, तो धीरे धीरे ये एक बड़ा सा नगर का रूप धारण कर लेता है, जो पहले मैं बताया था।
और फिर इस तरह से यहाँ पर नगरीकरण भी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योग भी, ये दोनों जो है लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग जो है वहाँ पर पलायन हो जाते हैं। इस तरह से एक जगह के ज़्यादा जमावड़ा हो जाता है। तो ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसका अगला जो फैक्टर हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मानव जो है ना वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। जब समाज में रहता है तो समाज में उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी आस्थाएं हैं, वे सब जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो धीरे धीरे जब कोई समाज में रहता है तो उनकी आस्थाओं का भी जो एक जाल बिछ जाता है। तो ये सोशियो और कल्चर, संस्कृति भी एक संस्कृति बन जाता है। फिर इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में है, जैसे फर्स्ट में बताया था वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। ये एक हिंदुओं का एक आस्था का स्थान है वाराणसी, जहाँ पर पूरे भारत में हर कोई सोचता है कि हमको कहीं ना कहीं से वाराणसी एक बार विजिट करना है, जाना ही है। इस तरह का आस्था रखने वाले लोग जब यहाँ चलते हैं, और कहीं तो ऐसे होता है कि यहीं आके बस भी जाते हैं कि उनको अच्छा लगता है, वहीं पर वो बस भी जाते हैं। इस तरह से सोशियो कल्चरल फैक्टर भी इस जनसंख्या को डिस्ट्रीब्यूशन में, जनसंख्या को वितरण में या वितरण को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो कारक है, जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज यानी कि लोग जनसंख्या का बदलना, जनसंख्या में बदलाव आना, दैट रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि दो समय बिंदुओं के बीच में, एक समय बिंदुओं के बीच में वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या में जो बदलाव आता है उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो वो नेगेटिव भी हो सकता है और फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। जरूरी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होना वो ऐसा नहीं माना जाता है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, ये दोनों होता है। इसके बारे में फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे ये जो है वो नेगेटिव भी होता है और ये भी होता है। साधारणतः ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? किसी दिए हुए क्षेत्र में वहाँ के लोगों, किसी एक निश्चित समय में वहाँ के लोगों की संख्या में बदलाव आना, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसमें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में बात करेंगे हम लोग नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पहले ले लेते टॉपिक ले लेते हैं हम लोग नेचुरल जो ग्रोथ रेट है। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। यानी कि जितने जन पैदा हुआ उसमें जितना जन मर गए उनको माइनस कर देंगे हम लोग, फिर टोटल पॉपुलेशन को होगा, वो नेचुरल ग्रोथ है। ये हो गया नेचुरल ग्रोथ। बट एक्चुअली ये नेचुरल ग्रोथ में हम लोग एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, द एक्चुअल ग्रोथ। What is the actual growth? The natural growth means birth minus death. Okay. The actual growth means birth minus death plus in migration minus out migration. This is the actual growth. यानी कि लोगों की बर्थ कितना जन पैदा हुए, जन्म दर, जितना जन डेथ देते हैं कि मृत्यु दर, इसके अलावा इन माइग्रेशन जो उस क्षेत्र में वहाँ बाहर से लोग आए उसको प्लस करेंगे हम लोग। इसके अलावा उस क्षेत्र से जो बाहर गए आउट माइग्रेशन, उनको हम लोग माइनस करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ
पॉपुलेशन। इसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे हम लोग, दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। द पॉजिटिव ग्रोथ रेट मीन्स व्हाट? Positive growth rate when the birth rate of a particular place is more than death rate, यानी कि the particular place का birth rate more than death rate, बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट कम है, तो वहाँ का जो होगा वो पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि डेथ कम होना बर्थ ज़्यादा होना, दैट इज पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन व्हाट मीन्स? जस्ट उसका उल्टा है, यानी कि डेथ रेट ज़्यादा हो गया और बर्थ रेट कम हो गया, यानी कि बर्थ रेट के हिसाब से डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हो गया नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन्स डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट से। और इस तरह से मैं पहले बताया था कि जो है पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हियर वी कैन सी दिस इज द पॉजिटिव व्हेन द बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट, दैट इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव मीन्स व्हेन द डेथ रेट इज more than the positive birth rate, that is called negative growth rate of population. तो this is the topic of population growth. और इसमें एक चीज़ हम लोग देखे थे वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है? लोग जो है वो एक प्लेस से दूसरा प्लेस में चले जाना, यानी कि कोई भी कारण हो सकता है, यहाँ पर कोई चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है एक चीज़ जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर दो चीज़ फैक्टर काम करता है। द फर्स्ट वन इज फुल फैक्टर्स एंड द सेकंड वन इज पुश फैक्टर्स। तो व्हाट आर द फुल फैक्टर्स एंड व्हाट आर द पुश फैक्टर्स? वी कैन सी द फुल फैक्टर्स, फुल का मतलब है खींचना, ओके? तो फुल फैक्टर्स कहाँ होता है? The towns, mainly the towns have a full factors। जैसे अभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर अम्यूजमेंट का सामान रहता है। अगर हम लोग चलते हैं कोई जगह, कोई एक नगर में, कोई एक सिटी में, तो वहाँ पर अम्यूजमेंट के साधन रहते हैं, सिनेमा हॉल रहता है। तो गांव के लोग सोचते हैं कि चलो सिनेमा हॉल है, बहुत कुछ है, या फिर कोई हीरो बनने के लिए भी निकलता है, वो वहाँ पर मौजूद है, सिनेमा हॉल बहुत मिलेंगे। तो जितने भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वो सब कहाँ मिलेंगे? नगरों में मिलेंगे। तो दे ऑल आर फुल फैक्टर्स, वो खींचता है। एंड द पुश फैक्टर मीन्स अगर हम विलेज में है, दिस आर लिंक्ड विद द विलेजेस। तो विलेजेस दैट मीन्स द शॉर्टेज ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स, द बेसिक एक्सेप्ट बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स छोड़ कर बाकी सब तो यहाँ पर रहता ही नहीं है। तो कभी कभी देखते हैं हम लोग यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, तो लोग जो है गाँव छोड़ के वो बाहर भागना चाहता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा 12 महीना जो है वो उनको नौकरी नहीं मिलता है, इसीलिए वो पुश फैक्टर है। यहाँ पर एजुकेशन हायर नहीं रहता है, तो वो भी पुश फैक्टर है। तो 5वीं तक पढ़ा तो 6th क्लास के लिए पढ़ने चला गया, नौकरी है, और उसमें जो है फैसिलिटीज़, जो गुड फैसिलिटीज़ है, वाटर हो, जब बहुत फैसिलिटीज़, सो मेनी फैसिलिटीज जो है उसके लिए भी जिम्मेदार है ये पुश फैक्टर्स। तो दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो यानी पर्टिकुलर द स्टेट और पर्टिकुलर रीजन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन हो गए नगरों में तो वहाँ पर लोग ज़्यादा हो जाएंगे, अगर कम हो गए तो इसका मतलब जा रहे हैं तो वहाँ पर कम होगा। यानी कि द डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पूरा बदल देगा ये। तो इस तरह से दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। व्हाट आर द कंपोनेंट्स? मेनली 3 components are there. The first one is birth rate, birth. The second one is death, and third one is migration. In real base, the birth rate देखेंगे हम लोग, जन्म दर की बात करते हैं हम लोग। एक होता है CBR, यानी कि द क्रूड बर्थ रेट, CBR, क्रूड बर्थ रेट। इसमें क्या देखा जाता है? किसी विशेष क्षेत्र में
वर्तमान में एक निश्चित एक समय के मतलब एक साल के दौरान वर्तमान में जितने लोग पैदा हुए और वो जीवित है, ऐसा नहीं कि मर गया हो, जो जीवित बच्चे हैं ओनली अलाइव, पैदा हुए और वो जीवित है, तो ऐसे बच्चों को जो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर CBR का एक फॉर्मूला है। हम किसी वर्ष का मध्य वर्ग को लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग B1 डिवाइडेड बाई P इंटू 1000, यानी कि हम 1000 क्यों करते हैं, क्योंकि 1000 पुरुषों में या 1000 जनसंख्या में कितने लोग जीवित है, बर्थ हुआ और वो जीवित है, उसको निकालते हैं फॉर्मूला से, और उसको बोलते हैं हम लोग CBR। अगर हम लोग बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट CBR, और इसको बोलते हैं हम लोग अशोधित जन्म दर। तो नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग CDR यानी कि डेथ रेट। तो इसका भी सेम बात है, जहाँ पर हम लोग अलाइव की बात करते हैं जिंदा होने की, तो वहाँ पर डेथ रेट कितना है, यानी कि एक साल के दौरान कितने लोग पैदा होने के बाद मर गए, डेथ हो गया, तो डेथ वालों को ले लेते हैं हम लोग, और फिर इसका सेम उल्टा फार्मूला होगा, दैट इज डेथ डिवाइडेड बाई P डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 1000 लोगों में कितने लोग जो है वो मृत्यु हो गया, उसको लेते हैं CDR, दैट इज कॉल्ड CDR क्रूड डेथ रेट। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन की बात हम करते हैं, तो माइग्रेशन का सिंपल मैं बता दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे हम लोग। माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हो जाना, चले जाना, यानी कि ये माइग्रेशन जो है ये भी दो तरह का होता है, परमानेंट माइग्रेशन हो या फिर टेम्पररी माइग्रेशन हो, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इट में भी परमानेंट, इट में भी टेम्पररी। तो बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं एक गाँव का किसान विशेष पीरियड में, यानी कि जब धान पकता है या फिर धान को बोना है, तो वो विशेष दूसरे गांव चले जाता है, और वो फिर एक निश्चित समय में एक महीना वहाँ पर काम करता है, फिर वापस अपने घर को आ जाता है। तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन है, लेकिन ये माइग्रेशन को हम लोग परमानेंट माइग्रेशन नहीं बोल सकते हम लोग, ये टाइम बीइंग है, फिर वापस आ गया हो। कुछ है जो परमानेंट है, अभी अब मान लो कोई ना कोई उथल पुथल हुआ, यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी हुआ, आपस में लोग लड़ गए, या फिर हमेशा जो है वो राजनीतिक उथल पुथल होता रहता है, तो लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र को छोड़ के कोई अच्छे क्षेत्र की ओर दौड़ते चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइग्रेशन। तो हम आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और अगला टॉपिक, क्योंकि इस लेसन का और भी टॉपिक्स है जो हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ है, अगले पीरियड में हम लोग उन सब टॉपिक को लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। धन्यवाद।